हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स एकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और दोस्तों मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूं वो फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ और मैं इसका चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूं जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है, अब देखिए हम इसमें सबसे गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग लेते हैं। सबसे पहले अनंत लंबाई के सीधे ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमारे पास कोई एक सीधा तार है मान लीजिए और ये अनंत लंबाई का दोस्त, और दोस्तों इसमें हमने प्लस क्यू आवेश लिया है तो इस पर एक समान रूप से ये आवेश फैल जाएगा, इसके ऊपर फैल जाएगा एक समान रूप से। ठीक है, अब इसके कारण हमें कोई बिंदु P है, ये रहा P बिंदु, इस P बिंदु पर तीव्रता निकालनी है इस आवेश Q के कारण, क्योंकि इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र होगा तो किसी न किसी बिंदु पर तीव्रता हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लेते हैं इसमें वो क्या लेते हैं कि ये जो बिंदु P है, मान लीजिए ये स्मॉल r दूरी पर है। कितना दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर। तो सबसे पहले स्मॉल r दूरी का, यानी कह सकते हैं r त्रिज्या का हमें एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। तो सबसे पहले मैंने r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया है। तो ये थोड़ा सा ऐसा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेलनाकार स्थिति है और ये त्रिज्या ये बिल्कुल बीच बीच में होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पर हम क्या देख पा रहे हैं, ये हमने क्या खींचा है, गॉसियन पृष्ठ। तो इसको हम ले सकते हैं गॉसियन पृष्ठ बोल देंगे इसको। ठीक है, अब इस गॉसियन पृष्ठ यानी इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल हमको विद्युत फ्लक्स निकालना होगा, फिर हम बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस पूरे गॉसियन पृष्ठ पर कितने पृष्ठ होंगे। एक तो आपका पृष्ठ ये रहा समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ ये रहा और एक है ये वाला आपका यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि पूरा वक्र पृष्ठ है। तो ये पूरा क्या वक्र पृष्ठ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक समतल पृष्ठ ये हो गया इसका, ठीक है, ये वाला। और अगर मान लीजिए कैप लगा दिया जाए इसका तो एक समतल पृष्ठ इधर आएगा और ये जो बचा हुआ ये सारा ये होता है इसका वक्र पृष्ठ, ये गोल गोल सा जो होता है चारों तरफ का ये वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, तो हमें इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो पूरा हम एक साथ नहीं निकाल सकते, किसी भी पृष्ठ का हम एक साथ नहीं निकालेंगे कि कितना फ्लक्स गुजर रहा है। सबसे पहले हम उस पर क्या मान लेते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं DA। मान लीजिए इस पर DA हमने छोटा अवयव लिया है, पहले इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करके पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। ऐसे हमारी एक पृष्ठ ये रहा हमारा, इस पर ही हमने DA एक छोटा सा अवयव ले लिया है हमने, और एक पृष्ठ हम मान लेते हैं इस पर। तो 3 सतह हैं, तीनों पर हमने छोटे छोटे अवयव मान लिए, क्षेत्रफल अवयव। ठीक है, तो इस पर जो तीव्रता की दिशा आएगी वो इधर आएगी। ठीक है, और बाकी अगर इस पृष्ठ पर मैं लंब डाल दूँ तो DA वेक्टर की दिशा यही होती है दोस्तों। अब यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 0 एंगल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस पृष्ठ से होकर तीव्रता निकालेंगे तो इधर आएगी, और बाकी अगर हम इस पर लंब डालें इस पृष्ठ पर तो हमारा DA वेक्टर जो है वो इधर आएगा। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एंगल कितना बन गया, 90 बन गया। ठीक इसी तरीके से E वेक्टर और ऊपर DA वेक्टर और इधर भी हमारा जो एंगल बनेगा वो 90 हो जाएगा। अब देखिए हमें इन पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो हमने खंड माने हैं ये, इनसे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयवों द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स। उसको क्या मान लेते हैं हम, D5 मान लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्रफलों से गुजर रहा है तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, थोड़ा सा होगा, कम होगा। तो देखिए क्या होगा, तीनों पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। दूसरी वाली देखिए वक्र पृष्ठ का ये आ गया
और इस वाले पृष्ठ का क्या होगा, इसका भी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। पहले सबके लिए क्या निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये तीनों पृष्ठों के लिए लगा दिया मैंने, इस वाली के लिए, इस वाली के लिए और इस वाली के लिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए सबके एंगल रख देंगे ई डी ए कॉस। ये लिया मान लीजिए ये वक्र पृष्ठ के लिए ये, तो इसमें इस पर देख रहे हैं आप एंगल क्या है, इसके लिए 0 है, कॉस 0 कर देंगे। ई डी ए कॉस थीटा होता है ना, तो थीटा हमारा 0 हो गया। ऐसे इधर करेंगे हम, तो ई डी ए इधर कॉस कितना बन रहा है, एंगल 90 डिग्री। और इस वाली पृष्ठ के लिए भी एंगल कितना 90, तो ई डी ए कॉस 90। इतना आपको समझ में आया। तो डी फाई का मान कितना आएगा, ई और डी ए, और कॉस 90 का मान क्या होगा, 1 होगा। इधर कॉस 90 0 और ये 90 0, तो ये दोनों 0 हो गए और ये हमारा 1 हो गया, तो ई डी ए आ गया। अब देखिए, यानी कि छोटे छोटे अवयवों से होकर गुजरने वाला फ्लक्स इतना है। अगर हमको चाहिए पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब लिखेंगे हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, उसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं डी फाई का, तो वो फाई हो गया। मान लीजिए पूरा कितना फाई है। अब देखिए क्या करेंगे हम इसको, डी फाई की वैल्यू क्या है, ई डी ए, ई डी ए, यानी ई को कर दिया अगर बाहर तो ये डी ए हो जाएगा, यानी फाई का मान कितना आएगा, ई और डी ए। यहाँ से देखिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमारे समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स क्या आ गया, 0। अब जो ये डी ए जो आया है वो किसके लिए आया, वक्र पृष्ठ से होकर गुजरेगा, तो वक्र पृष्ठ का छोटा सा क्षेत्रफल है डी ए, और अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया मतलब संपूर्ण वक्र पृष्ठ आ गया। और वक्र पृष्ठ कितना होता है इसका, 2 पाई आर एल। क्यों, क्योंकि हमने एल क्या मानी, इसकी लंबाई मानी, 2 पाई आर एल हो जाएगा। और ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन डी ए है ये क्या है, ये हमारा 2 पाई आर एल हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है ये, इसलिए ओके। तो अब हम गॉस की प्रमेय से क्या जानते हैं, परंतु गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान जो होता है वो हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, दोनों कर दीजिए बराबर। तो E 2 पाई आर एल जो हो जाएगा वो Q बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ से E का मान हम निकालेंगे तो कितना आएगा, E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ कर दिया, और Q अपॉन क्या हो जाएगा, ये आर एल हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। लेकिन हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर आवेश कैसा फैला हुआ है, लंबाई में फैला हुआ है, मतलब इस पर जो निकलेगा वो पृष्ठ आवेश घनत्व तो लैम्डा निकलेगा, जो कि कितना होता है Q बटे एल। यानी हम क्या कह सकते हैं, एकांक लंबाई पर किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मान इतना Q बटे एल हो गया। तो अगर यहाँ से Q का मान निकालें तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा लैम्डा एल। तो क्यों ना इस Q की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दिया जाए Q की जगह, तो इधर कर देते हैं। तो E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह लैम्डा एल हो जाएगा, और ये आर एल, ठीक है। एल से एल खत्म, तो E का मान जो आ गया 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, इतना होगा। इसमें हम एक काम भी कर सकते हैं अथवा करके, इसमें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम जो वैल्यू जानते हैं वो किसकी जानते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा ये, और 2 से मल्टीप्लाई इधर हुई है तो 2 से ऊपर भी करनी पड़ेगी, 2 लैम्डा बाई आर। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इससे न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम 9 × 10 की पावर 9 डायरेक्ट रख देंगे, सीधा इस वैल्यू को हटा करके
9 को 10 की पावर 9 रखेंगे और लैम्डा और आर की वैल्यू लगा करके हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में आसानी होगी, बाकी आपका ये भी ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।